लगातार जो आप तीनों से मैं बात कर रहा हूं तो उसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है वो सीटों का बंटवारा, कि सीटों के बंटवारे को लेकर क्या किस तरीके से महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। मुकेश सहनी देख लीजिए, बड़ी चर्चा थी कि वो इस बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे 17 तारीख वाली, हालांकि वो पहुंचे। तो चर्चा, पशुपति पारस नई एंट्री हो गई है इस गठबंधन में, तो ये जो सीटों का बंटवारा है विनय जी, इसको लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियां ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। भाई कांग्रेस लगातार कह रही है हम 70, अब आप देखिए मुकेश सहनी को देखिए, वो कह रहे हैं 60 सीटें, जाहिर सी बात लेफ्ट पार्टियों की अपनी डिमांड होगी, तो सभी आगे बढ़ बढ़ कर खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो आरजेडी पे ज़्यादा दबाव बनाने का प्रयास जारी है। तो इसको लेकर समन्वय कैसे बनेगा? देखिए, ये तो हर दल चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। हर पार्टी की इच्छा होती है, हर पार्टी ये चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। लेकिन कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में यही एक सिद्धांत है कि आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आपकी अपनी ताकत है तो आप अकेले लड़ लीजिए। तो बिहार की राजनीति में जो अभी वर्तमान बिहार है, 2000 से झारखंड के अलग होने के बाद से, तो बिहार में एक रामविलास पासवान लड़े थे 2005 में अकेले, फिर चिराग पासवान अकेले लड़े, और कांग्रेस पार्टी 2010 में लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी जब 2010 में लड़ी थी तो उसको केवल 4 सीटें मिली। उस समय मनमोहन सिंह दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे थे, दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। मतलब कह सकते कि कांग्रेस की लोकप्रियता उस समय शीर्ष पर थी। और तब 10 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली। केंद्र की भी ताकत कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इसलिए सारे दल सोचते हैं कि बिना गठबंधन के, और बिहार की राजनीति को अगर आप देखेंगे जी। तो 1995 के बाद किसी दल को अकेले बहुमत नहीं मिला। अंतिम बार जब, आज उस समय जनता दल हुआ करता था, जनता दल से लालू प्रसाद यादव बहुमत अकेले हासिल करने में सफल रहे थे। 325 का उस समय हाउस होता था, झारखंड और बिहार दोनों एक था, और उसमें से 168 सीटें जनता दल अकेले जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद तो हर चुनाव को अगर देखेंगे, चाहे 2000 का चुनाव, 2005 का 2 चुनाव, 2010 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, और अब 25 आने वाला है, 25 का चुनाव होगा। तो ये सारे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो बिना गठबंधन की कोई सरकार नहीं बन पाती। तो बिहार की राजनीति में इस समय गठबंधन सबकी आवश्यकता है, और सरकार बनाने के लिए गठबंधन आवश्यक है। जो अकेले किसी पार्टी में दम नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके। और जो प्रिय रंजन जी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस के तो कितने प्रेसिडेंट पार्टी छोड़कर गए। अगर हाल के वर्षों में देखिएगा, तारिक अनवर भी प्रेसिडेंट थे, बीच में एनसीपी में चले गए, बाद में फिर अभी कांग्रेस में आ गए हैं। सरफराज अहमद अविभाजित बिहार में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, आरजेडी में चले गए, इस समय जेएमएम के एमएलए हैं। रामजतन सिन्हा थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए, फिर वापस अभी आए हैं। अनिल शर्मा प्रेसिडेंट थे, वो चले गए छोड़ के और बीजेपी में चले गए। अशोक चौधरी थे प्रेसिडेंट, वो छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस के तो कितने प्रेसिडेंट, चाहे बिहार में आप लेंगे, झारखंड में भी इसी तरह से जो कांग्रेस के कई प्रेसिडेंट, बालमुचू चले गए थे छोड़ के, फिर वापस कांग्रेस में लौटे। सुखदेव भगत छोड़ के चले गए थे, फिर कांग्रेस में लौटे। अजय कुमार जो थे प्रेसिडेंट, वो चले गए थे। अजय कुमार को ही क्रेडिट दिया जाता है बिहार झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस का कोऑर्डिनेशन बनाने में, और कांग्रेस के साथ जेएमएम का कोऑर्डिनेशन बनाने में अजय कुमार की भूमिका थी। लेकिन वो भी बीच बीच में चले गए, अभी फिर वापस लौट के कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस के साथ तो ये विडंबना रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष है जिनके ऊपर कमान सौंपा जाता है वही छोड़ के चले जाते हैं पार्टी। तो जी। ये इन चीजों को भी कांग्रेस आला कमान को देखना पड़ेगा कि किसके हाथ में हम ताकत दें, किसको हम पार्टी का प्रेसिडेंट बनावे। अब कल एक पोस्ट हम देख रहे थे, बहुत फेसबुक पर वायरल था, कि एक खड़गे जी का एक मीटिंग हुआ बक्सर में, वो क्या स्थिति थी। और जब अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बने थे और खड़गे जी की पहली मीटिंग बांका में थी, तो किस तरह से
लोगों का उत्साह था, किस तरह की भीड़ थी। कल फेसबुक पर चल रहा था, ये तमाम लोगों को देख रहे थे, एक तरह से वो वायरल था कि उस जी समय क्या कांग्रेस की ताकत थी जब अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष बने। और पहली बार बांका जैसे जगह पर, जहां बांका में कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत नहीं थी उस समय, एक समय कांग्रेस की बड़ी ताकत हुआ करती थी बांका। उस समय चंद्रशेखर बाबू जैसे लोग वहां से सांसद थे, बाद में चंद्रशेखर बाबू मुख्यमंत्री बने, उनकी पत्नी मनोरमा जी भी वहां से जीती। लेकिन बाद में वो दिग्विजय सिंह और आरजेडी का गढ़ में बदल गया वो। अभी तो जनता दल के सांसद वहां से हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि जिस वोट के लिए हम गए हैं, जिस दलित वर्ग के लिए गए हैं, हम अध्यक्ष बनाए हैं, वो जो 20% की आबादी बिहार में है, उसमें हम कितनी सेंधमारी कर पाए, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो वोट जो बिहार की अभी वर्तमान राजनीति में है, उसमें दलित वोट बड़ा निर्णायक होगा चुनाव में जी। क्योंकि एक तो आबादी के हिसाब से। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि महागठबंधन में दलित वर्ग के उस तरह के नेता नहीं है जिस तरह के नेता एनडीए में हैं। एनडीए में दलित के बड़ा चेहरा चिराग पासवान है, एनडीए में बड़ा चेहरा जीतन राम मांझी है, जिनका पेन इंडिया एक तरह से कह सकते हैं अपीयरेंस है। जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बिहार के रहे। चिराग पासवान, उनके पास लीगेसी है, रामविलास पासवान की लीगेसी है। रामविलास पासवान के साथ केवल दलित को ही मत मानिए, क्योंकि रामविलास पासवान एक ऐसे नेता रहे जो पिछड़ों की बात करते रहे। मंडल कमीशन की लड़ाई उन्होंने लड़ा, जो एससी एसटी रिजर्वेशन की भी लड़ाई लड़ते रहे दलितों के लिए। हरिजन एट्रोसिटी एक्ट लागू करने का काम किया और अगड़ी जाति के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। सबसे पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 15% शामिल किया था और नरेंद्र मोदी ने 10% अगड़ों को आरक्षण देने का काम किया, ईडब्ल्यूएस जिसको आप कहते हैं। तो रामविलास पासवान की ऐसी छवि रही कि सभी वर्गों के लिए वो काम करते रहे, केवल दलित नेता नहीं थे, समाज के अन्य वर्गों के लिए। और अगर उनका पार्लियामेंट का स्पीच अगर देखिएगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए, तो बहुत ही बेबाक ढंग से उन्होंने इन चीजों को रखा कि यही है समाज का संरचना कि पिछड़ों को जब आरक्षण देने का काम किया गया तो एक ऊंची जाति के व्यक्ति बीपी सिंह ने किया, और जब ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण देने का काम हुआ तो एक पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। तो ये सामंजस्य देश चलता है। उनका ये पार्लियामेंट में भाषण है, बड़ा शानदार उनका भाषण था उस दिन। तो बिहार को, अगर आप बिहार की राजनीति में जाएंगे तो इस बार के चुनाव में दलित मतदाता बड़ा निर्णायक होंगे मेरी समझ में। बिल्कुल। आपने प्रमुख चैलेंज बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी जो समन्वय बना रही है, जो सीटों की लड़ाई है, वो सब तो ठीक है, मगर आपने एक प्रदेश अध्यक्ष चुना है तो उसको कैसे भुनाएं, इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। खासतौर पर जो दलित वर्ग है, जो करीब 18-20% आबादी है बिहार में, उसको कैसे अपनी तरफ खींचे, क्योंकि सामने चैलेंज कम नहीं है। सामने चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी जैसे तमाम नेता हैं, केंद्र के तमाम नेता अभी बिहार में बीजेपी के पहुंचेंगे, वो वोट मांगेंगे, तो सामने चैलेंज आसान नहीं है।